श्रद्धे स्वागतम् श्रद्धे स्वागतम् अभिनंदन समवेत समागत अभिनंदन समवेत समागत सुर नर मुनि अभ्यागतम् अभिवादनम् श्रद्धे स्वागतम् श्रद्धे स्वागतम् अभिनंदन समवेत समागत अभिनंदन समवेत समागत गुणी ज्ञानी अभ्यागतम् अभिवादनम् श्रद्धे स्वागतम् श्रद्धे स्वागतम्। ओम शांति। प्रफुल्ल भाई। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। वेलकम। आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है और आज आपका अनुभव सुनने का मौका हम सभी ईश्वरीय परिवार को मिल रहा है, मिलने वाला है। तो आपका तहे दिल से हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, आज हमारे साथ हमेशा खुश रहने वाले, प्रफुल्लित रहने वाले प्रफुल्ल भाई हमारे साथ है और आप पुणे से हैं और आपके बहुत अच्छे ईश्वरीय ज्ञान मार्ग के, ईश्वरीय जीवन के अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए है। तो पहले प्रफुल्ल भाई, आप अपना इस अमूल्य जीवन के अनुभव की जो पले है, जो खजाना है, वो आज हम सबके साथ शेयर करें, इसी आपसे उम्मीद है। प्रफुल्ल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका, सारी टीम का। हमने पहले भी कुछ वीडियोस आते थे हमारे पास। प्रफुल्ल भाई एक्सक्यूज मी, जी जी, यहाँ पर बारिश बहुत है, हो सकता है मेरा इंटरनेट डाउन हो जाए या बिजली कट जाए, तो इन दैट केस आप ये नहीं सोचना, तो आप अपना कंटिन्यू रखना अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, क्योंकि काफी बारिश है यहाँ पर जोरों जी में। ठीक है, जी जी हो सकता है पावर कट हो सके। ठीक है, जी तो जी इन दैट केस मैं राकेश भाई आपको को होस्ट बना के रखता हूँ। अगर ऐसा होता है तो आप मैनेज करना। ठीक है, मैं आपको को होस्ट अपॉइंट करके रखता हूँ। बाय चांस इंटरनेट डाउन हो गया, बिजली गई, तो कौन होस्ट बनता है अकॉर्डिंगली आप मैनेज करना। हाँ प्रफुल्ल भाई, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ एक जी, बार। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फोरम के कुछ पहले भी अनुभव हमने सुने थे, लेकिन पता नहीं था जब तक आपसे बात की थी किस प्रकार इतने समय से अनुभव की श्रृंखला चल रही है। तो थैंक्स, आपने हमें भी मौका दिया। तो वैसे बाबा के सभी बच्चों का एक प्रकार से यूनिक जर्नी रहती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हर किसी के अंदर बाबा भरता है, नए नए अनुभव से सभी को लाता है। वैसे ही हमारा अनुभव का जर्नी रहा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ अपने बारे में। वैसे ज्ञान में करीबन 19 वर्ष हो गए हैं। वर्ष 2002 में ऐसा हुआ कि बाबा से मिलना हुआ, और तब से लेके आज तक पता नहीं कितने सारे अनुभव हुए होंगे, कितने सारे अलग अलग प्रसंग आए होंगे कि उसकी गिनती भी करे तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये बात थी 2002 की, जब हम बाबा के बच्चे बने। तो हुआ ऐसा कि हमारा जो घर था, हमने शिफ्ट किया था एक जगह से, थोड़ा दूर रहते थे वहाँ से। एक मीरा सोसाइटी करके जगह है पूना में, उसके नज़दीक हमने घर लिया। और जैसे ही घर लिया तो बताया गया कि भाई यहाँ पर ओम शांति का कुछ अच्छा सत्संग चलता है, प्रवचन चलता है, आप यहाँ पर आए हो तो आप ये प्रवचन भी अटेंड करें। तो वैसे हमने भक्ति मार्ग तो काफ़ी किया था, कई सारे ऋषि मुनि, या फिर यूँ कहो आजकल के टाइम पे कुछ कथाएं रखते हैं ना, जैसे भागवत कथा या फिर रामायण या अन्य प्रकार के कुछ होते हैं।
तो वो बचपन से मेरी मम्मी मुझे ले जाती थी इस प्रकार के सत्संग में। तो हमें लगा कि भाई कुछ ना कुछ सत्संग होगा। तो एक दिन सवेरे सवेरे माताजी, पिताजी और हम, उस टाइम पे हम मात्र 16 वर्ष के थे, 11वीं में थे। तो हम तीनों जाकर सेंटर में गए। मीरा सोसाइटी बहुत जूना सेंटर है यहाँ पर पूना में। मीरा सोसाइटी के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इस सेंटर की विशेषता ऐसी है कि यहाँ पर स्वयं दादी जानकी जी ने इस सेंटर को स्थापित किया है। और पुणे में सबसे पहला जो खुद का सेंटर कहेंगे, खुद की प्रॉपर्टी यज्ञ की पुणे में, वो मीरा सोसाइटी था। और दादी जानकी जी ने पुणे में 16 वर्ष सेवाएं की है, 1958 से लेकर 1974 तक। तो शुरुआत में बाबा ने जब ये सभी 1950 मई में कराची से भारत आए थे, तब बाबा ने सभी दादियों को अलग अलग स्थानों पे भेजा। उसी प्रकार मम्मा को भी साउथ की तरफ भेजा। तो मम्मा वहां से जब पुणे आई, पहले पुणे में आई, पुणे में इसलिए आई क्योंकि पुणे में उस समय सिंधी परिवार बहुत ज्यादा रहते थे। हमारे जो भी बड़े बड़े दादियाँ जैसे ब्रिशांता दादी, विजेंद्र दादी, सभी के कहीं ना कहीं सिंधी के जो कनेक्शन है, दादा परदादा माता पिता, पार्टीशन के बाद में बहुत सारे पुणे में बस गए थे। तो बाबा की इच्छा थी कि पुणे में सेवा हो। तो मम्मा को भेजा बाबा ने, और मम्मा जैसी पुणे में आई और पुणे में बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को तैयार की मम्मा ने। लेकिन मम्मा जब भी नीचे और जाने वाली थी बेंगलोर की तरफ, तो मम्मा ने बाबा को बोला कि बाबा पुणे में तो सेवा का बहुत स्कोप है, आप जनक बच्ची को भेज दो, वो करेंगी। और तब फिर मम्मा के कहने पे बाबा ने दादी जानकी जी को भेजा। और 1958 में दादी जानकी जी आई। तो शुरू शुरू में तो बहुत सारे मतलब कमरे में चेंज करते थे, एक एक दो दो वर्ष में। कभी कोई अपना रूम दे देता था, कभी कोई भाड़े पे देता था। और फाइनली जाकर मीरा सोसाइटी ऐसा रहा कि फिर एक प्रॉपर्टी किसी ने यज्ञ को दिया, यज्ञ के नाम पे किया ट्रांसफर। और दादी जानकी जी ने फिर 1974 में यहाँ से जब भी लंदन गए, विदेश गए सेवा के लिए, तभी यहाँ पर सुंदरी दीदी करके थे, उनको सारा कारोबार सौंप कर फिर वो विदेश सेवा के लिए गए। और फिर 1974 से विदेश की सेवा शुरू हुई। और आप सब जानते हैं कि वो तो एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो हम लोग कभी कभी अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि हम ऐसे सेवा केंद्र से कनेक्टेड है जहाँ पर दादी ने बहुत वर्षों तक पालना दी है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है जूने, मैं तो खैर बहुत लेट आया, 2002 में आया, बाबा का बच्चा बना। लेकिन जो उस टाइम के स्टूडेंट्स है, अभी भी है कुछ उनमें से, तो वो जब स्टोरी सुनाते हैं दादी की, किस प्रकार पालना थी, किस प्रकार दादी एक एक चीजों पर अटेंशन रखती थी, हर बच्चों पे ध्यान रहता था, कौन कितना लेट आता है, कौन एक्यूरेट है, कौन मुरली में झुटका करता है, कौन अलर्ट बैठता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर कईयों ने पालना ली दादी की। और अभी भी हम लोग वो वाइब्रेशंस को अनुभव करते हैं। तो आप सभी का है ना वेलकम भी है। एक बार आप जरूर आना, जब भी पुणे आपका आना हुआ तो दादी का सेंटर देखने जरूर आना। अभी भी मधुबन से हर मास कोई ना कोई आते ही है, समर्पित कहो या विदेश के कहो, जब भी मधुबन का प्रोग्राम बनता है। अभी तो खैर 1.5 वर्ष से बंद है, लेकिन उसके पहले काफी भाई बहन आते थे यहाँ पर और वाइब्रेशन अनुभव करते थे। तो मैं वापस अपनी स्टोरी पे जाता हूँ। 2002 सितंबर की बात। तो हम गए सेंटर पे और बहुत अच्छा अलौकिक वातावरण था। हुआ ऐसा कि हम पहुंचे सुबह 7 बजे, क्योंकि हम सोचे चलो सुबह जाएंगे तो अच्छा कुछ पूजा पाठ रहेगा। अच्छा तो नहा धोकर पिताजी, माताजी, मैं और मेरा छोटा भाई था, हम चारों जन सेंटर पे गए। और सेंटर पे गए उस समय शायद 7 सवा 7 होगी और मुरली का समय था। तो हम जाकर सेवा केंद्र में बैठे और देखा तो अरे यहाँ पर तो सभी वाइट वाइट कपड़े पहने हैं, बैच लगा हुआ है, सामने कोई दीदी है, ना तो यहाँ पे कोई साधु है, ना कोई भजन हो रहा है, ना कोई कीर्तन हो रहा है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ये ऐसा कैसा संगठन है, हम कोई शोक सभा में आए हैं क्या। एकदम शांति से बैठे थे और हम एकदम पीछे बैठे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था क्या है, हमें किसी ने गाइड नहीं किया था। हमें खाली किसी ने बताया था कि भाई यहाँ पर ओम शांति का कुछ है, आप देखो अगर देखना चाहते हो तो बाबा को बुलाना था। फिर बाद में
थोड़ा बैठे और सुन रहे थे, तो वो मुरली चल रही थी। तो वो मुरली में था कि बाबा ये कहते हैं कि मुझे याद करो, बाबा आत्मिक, ऐसे बाबा बाबा बहुत सारे बार यूज हो रहा था। तो मैं सोच रहा था यार, ये सामने तो कोई बाबा दिखाई नहीं दे रहा, ये तो बहन जी पढ़ रहे हैं, इधर कौन बाबा है? तो ऐसे काफी प्रश्न अपने मन में चलने लगे। और फिर लगभग हम 5-7 मिनट ही बैठे हो गए। अचानक किसी का ध्यान गया हमारे पे, क्योंकि हम पीछे थे और कलर कपड़े में थे। फिर हमको किसी ने कहा कि आप जरा थोड़ा सा अलग कमरे में आओ और अ, हम आपसे बात करेंगे। तो हम चारों उठकर अलग कमरे में गए। और फिर उन्होंने बताया कि भाई आप पहली बार आए हो क्या? और फिर बातचीत में पता चला कि हम तो नए हैं। उन्होंने बोला फिर आप कल से कोर्स करना शुरू करो। और नेक्स्ट डे से हमारा 7 डेज कोर्स शुरू हो गया। और फिर 7 डेज कोर्स के अंदर बहुत सारे जो परतें थे अलग अलग, वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हुई। और ईश्वरीय ज्ञान जैसे जैसे लेना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें जानने मिली। और बहुत सारी ऐसे ऐसे चीजें थी जो ना भक्ति के अंदर बहुत अलग वैसे इंटरप्रेट करते थे। और ज्ञान में आने के बाद धीरे 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 क्लैरिफाई होने लगी। वैसे मुझे शुरू से ही बहुत खोज थी कि भाई ये सृष्टि का अंत क्या रहेगा, क्योंकि हमने जब बचपन में काफी चीजें सुनी थी, बिग बैंग थियरी है, कॉस्मोस है, तो हम सोचते थे कि कुछ तो एंड होना चाहिए, कुछ तो बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको पूरा नॉलेज हो? फिर हम समझते थे कि इतने सारे भगवान हैं, है ना। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था, मतलब ज्ञान में आने के 3-4 साल पहले, तो हमारे स्कूल के एकदम नजदीक एक छोटा सा मंदिर था। तो उस मंदिर में मैं डेली जाता था। और उस मंदिर की विशेषता ऐसी थी कि उस बड़े मंदिर में छोटे छोटे मंदिर थे। और किसमें गणेश जी की मूर्ति थी, किसमें शंकर जी की थी, किसमें कोई देवी की थी, ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं के थे। और मैं जाता था तो मुझे बहुत कंफ्यूज होता था कि भाई इतने सारे देवी देवता है, एक्चुअली मुझे मेरा प्रार्थना सुना नहीं तो मैं किसको सुनाऊं? कौन ऐसा है जो इन सबको हैंडल करता होगा या सब में से ऊंच होगा? ऐसे कुछ कुछ प्रश्न चलते थे जब मैं छोटा था, लेकिन उत्तर देने वाला तो कोई था नहीं, ना ही उस समय ज्ञान था। तो मैं सोचता था अभी क्या करें, अभी इस समस्या का हल कैसे करें? तो मैं क्या करता था उस समय कि एक एक देवता को मैं एक एक टास्क देता था। मैं सोचता था कि भाई सब पर एक पे बर्डन ज्यादा नहीं हो। तो किसी को बोलता था मुझे अच्छी बुद्धि दो, मैं पढ़ाई अच्छे से करूँ। किसी को बोलता था मेरा थोड़े दुख को चेंज कर लो। एक सेकंड। ओके गूगल, पॉज। हाँ, तो उस प्रकार से मैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग टास्क देता था। किसी को कुछ कहता था पढ़ाई में मुझे अच्छे मार्क्स दिला दो, किसी को कहता था मुझे अच्छी दृष्टि दे दो, किसको कहता था मेरा अच्छे संस्कार बना दो। और अभी मैं जब सोचता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि शायद शिव बाबा अगर देखते होंगे तो उन्हें कितनी हंसी आती होगी कि भाई आप सबके पास में अपनी अर्जी रख रहे हो, अल्टीमेटली मेरे पास ही आती होगी। तो इस प्रकार भक्ति मार्ग बहुत इंटरेस्टिंग था, कंफ्यूजन भी था, क्लैरिटी भी नहीं थी। और जब फिर ये ज्ञान में आए तब काफी चीजें क्लैरिफाई होनी शुरू हुई। और एक और चीज अपने बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आप में से शायद काफी जानते नहीं होंगे। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मेरी जो स्किन है वो व्हाइट कलर की है। कोई लाइटिंग इफेक्ट नहीं है, जूम इफेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली में स्किन व्हाइट कलर की। और हमारे जैसे लोगों को एल्बिनो कहा जाता है। तो एल्बिनो मतलब क्या होता है कि हमारे स्किन में मेलेनिन करके पिगमेंट होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। और वो बचपन से होता है, बाय बर्थ। और वो कमी होने से क्या होता है कि दो चीजें होती है। एक तो मुख्य रूप से, एक तो हमारी दृष्टि बहुत कम होती है। और दूसरा हमारी स्किन जो रहती है उसमें जो ब्राउन लेयर रहती है जो सभी के ऊपर रहती है, वो एब्सेंट रहती है, केवल व्हाइट ही परत रहती है। तो जब मेरा बर्थ हुआ था और जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि भाई प्रफुल्ल, प्रफुल्ल तो उस टाइम पे नाम नहीं था, जब भी पैदा हुआ तभी देखे कि अरे ऐसा बेबी अलग प्रकार से कैसे है। तो डॉक्टरों को पूछा तो डॉक्टरों ने बताया कि भाई ये बहुत यूनिक केस होते हैं, लाखों में एक ही होते हैं इस प्रकार के डेफिशिएंसी होती है, सारा उनको बताया। और उन्होंने बताया कि अक्सर इन बच्चों को दिखाई नहीं देता है अच्छे से। फिर शुरू शुरू में तो मुझे मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि छोटा था तो उनको ये भी डाउट था कि भाई मुझे दिखता है नहीं दिखता है। तो एक टॉर्च की लाइट करते थे चालू और उसको घुमाते थे, तो जैसे टॉर्च की लाइट लेफ्ट राइट करते थे
तो बच्चा तो ऑब्वियसली लाइट के हिसाब से लेफ्ट राइट देखेगा, तो उनको थोड़ा आइडिया है कि भाई मुझे थोड़ा तो दिखता है। और फिर बाद में जैसे जैसे ग्रो हुआ, डॉक्टर्स एग्जामिन किए मेरे आंखें, तो पता चला कि 85% मेरी आईज डैमेज्ड है। तो मुझे खाली 15%, 10-15% ही दिखता है। तो आप लोग को थोड़ा बताओ तो मुझे खाली 3 से 4 फीट का ही बड़े ऑब्जेक्ट दिखते हैं, और छोटी चीजें रहते हैं वो मैं थोड़ा सा आंखों के नजदीक लेता हूँ। मतलब लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर नजदीक लाऊं तो मुझे फोन दिखता है, या मैं लिखता हूँ तो बहुत नजदीक से रखकर मुझे कोई चीजें करनी पड़ती है। ब्लैक बोर्ड वगैरह का कुछ भी नहीं दिखता था, ना ही मैं दूसरे दूर से व्यक्ति को पहचान पाता था, और अभी भी मुझे उतना कम ही दिखता है, केवल 10% ही आंखें है। तो बचपन में पेरेंट्स को थोड़ा सा वरी होता था कि भाई आगे प्रफुल्ल क्या करेगा, और नेचुरल है वरी होना किसी पेरेंट्स को। बच्चे को जब भी कम दिखता है और खुद से कुछ इतने सारे चीजें नहीं कर सकता है, तो पेरेंट्स को वरी होता ही होगा। और मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो खैर पता भी नहीं है कि कंप्लीट दिखना क्या होता है, मुझे कम दिखना क्या होता है। तो जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया था स्कूल में, तब मेरे काफी टीचर्स ने मुझे देखा कि भाई ये तो इतना नजदीक देख के लिखता है। पूरा मैं बुक के अंदर झुक जाता था, इससे इतना बेंड होता था कि एकदम पन्ना और मेरी आंखें एकदम 1-2 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होता था। तो वो टीचर्स बच्चे सोचते थे भाई ये ऐसे कैसे लिखता है, ऐसे कैसे देखता है। तो और मैं मतलब कुछ भी मैं फॉलो नहीं कर पाता था क्लास में, क्योंकि वो बोर्ड का तो कुछ दिखता ही नहीं था। भले मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था हमेशा, बट फर्स्ट बेंच से बोर्ड 4-5 फीट होता है ना, और मैं बोर्ड से केवल तभी देख पाता था जब मैं आधा फीट बोर्ड के नजदीक हूँ, आधा फीट से भी कम। तो आप समझ सकते हो कि क्लास में कुछ समझ में आता नहीं था, इधर उधर देखता था और छोटा बच्चा था। तो मेरे नोट्स वगैरह तो माता जी आके कंप्लीट कर देते, किसी की कॉपी लेते थे, स्कूल के बाद में बैठते थे। उस टाइम पे तो खैर ये सब था नहीं टेक्नोलॉजी, ना जूम था, ना व्हाट्सएप था, ना स्मार्टफोन था, ना कंप्यूटर था। मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ। 1990 में जब मैं स्कूल में चला गया, थोड़ा और फ्लैशबैक में चला गया हूँ मैं, बाद में वापस आऊंगा ज्ञान के तरफ। जब मैं आया तो फिर हमारे पेरेंट्स को टीचर्स ने सजेस्ट किया कि भाई आप प्रफुल्ल को भाई ऐसे स्कूल में मत डालिए, नॉर्मल स्कूल में, इन लोगों के लिए अलग स्कूल होती है। तो इन ये नॉर्मल स्कूल में रहेगा तो आगे चल के डीमोटिवेट हो जाएगा, अभी तो फर्स्ट सेकंड है, अभी तो हम इसे पास कर देंगे, आगे चल के क्या करेगा, 5th में आएगा, 10th में आएगा तो ये तो कोप अप नहीं कर पाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया पेरेंट्स को कि भाई इन्हें अलग प्रकार की स्कूल में डाल दो। आप समझ सकते हो कौन सी स्कूल की उन्होंने बात की होगी। बट मेरे पेरेंट्स बहुत डिटरमाइंड थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने बच्चे को खुद पढ़ाएंगे, और कैसा भी क्यों ना हो हम इस पे मेहनत करेंगे। और मैं जानता हूँ कि अभी भी मुझे माता जी बताते, स्टोरीज बताते तो पता चलता है, क्योंकि उस टाइम का तो अभी याद नहीं रहता ना, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का, थर्ड स्टैंडर्ड का, कुछ 4th-5th स्टैंडर्ड से मेरी भी स्मृति में चीजें हैं कि जो मुझे भी ध्यान में है। तो माता जी मेरा पूरा पढ़ाई लेती थी, कैसे तैसे मैं एग्जाम्स वगैरह क्लियर कर लेता था, और आगे बढ़ते गया। 5th स्टैंडर्ड हुआ, 6th स्टैंडर्ड हुआ, 7th स्टैंडर्ड हुआ, हर स्टैंडर्ड में मैं आगे आगे अच्छे से क्लियर करता गया, और 10th स्टैंडर्ड भी मैंने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। तो सभी को बहुत खुशी हुई कि भाई इतना चैलेंज होते हुए प्रफुल्ल ने क्लियर किया। बट रियल चैलेंज हुआ 10th के बाद में। और 10th के बाद में हुआ ऐसा कि मैंने वो सोचा कि भाई मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है, सीए बनना है। पहले इच्छा थी साइंस लेने के लिए, लेकिन साइंस में देखने का बहुत होता था, चाहे बायोलॉजी लो उसमें भी देखने का होता है। डॉक्टर बनने की इच्छा थी, बट जब मैं खुद ही नहीं देख पाता हूँ तो मैं ऑपरेशन क्या कर पाऊंगा। केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत देखने का होता था कारोबार। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप कॉमर्स लो, कॉमर्स में कुछ अच्छा करो, कॉमर्स में इतना चीज़ों को नहीं देखना होता है। तो मैंने बोला ठीक है, कॉमर्स में बेस्ट क्या था, तो उस टाइम पे तो सीए ही सभी के ध्यान में था, सीए या एमबीए। तो मैंने बोला नहीं, मुझे सबसे टफ कोर्स करना है सीए। और उन दिनों में सीए बहुत कम क्लियर होते थे, 1 और 2% ही होते थे क्लियर। आज के टाइम पे भी बहुत कम होते हैं, मुश्किल से 4-5 तक के रिजल्ट आता है। मतलब अगर 100 बच्चे एंट्रेंस से बैठे तो फाइनल करके उनमें से केवल 4-5 ही निकल पाते हैं। इस प्रकार से फिल्टर हर 3 लेवल में होते हैं। तो जब मैंने सीए का कोर्स लिया तब मेरे कजिन्स थे कुछ जिन्होंने सीए कंप्लीट किया था। उन्होंने मुझे बोला प्रफुल्ल भाई आप सीए मत करो, ऑलरेडी हम देखो 10-10 अटेम्प्ट लगा के सीए मुश्किल से क्लियर हुए हैं,
हमको हर एग्जाम में 4-4 5-5 अटेम्प्ट लगाने पड़े, और मुश्किल से हम 10 वर्ष में 12 वर्ष में क्लियर कर पाए। आपको तो दिखता ही नहीं है, उल्टा आपकी जितनी आंखें वो भी चली जाएंगी। आप बीकॉम करो, ग्रेजुएशन करो और कोई भी एक अच्छा सा क्लरिकल जॉब ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे काफी कहा कि भाई आप मत करो, और उनके हिसाब से वो सही भी थे। और हुआ ऐसा कि उसी समय में ज्ञान में आया। वो 11th स्टैंडर्ड में था, 11th स्टैंडर्ड में मैं ज्ञान में आया। तो ज्ञान में आने के बाद अब वापस मैं अपनी स्टोरी पे आ जाता हूँ। जब मैंने वो कोर्स किया कंप्लीट, 7 डेज कोर्स किया, तो 7 डेज कोर्स में मुझे बहुत नई नई बातें पता चली। राजयोग क्या है, सृष्टि चक्र क्या है। मुख्य रूप से तो मुझे ये पता चला कि हम सभी आत्मा हैं, और जो शरीर है ये तो विनाशी है। और ये भी ड्रामा का भी नॉलेज पता चला कि क्यों इस प्रकार से हमने कुछ पिछले जन्म में विकर्म किए थे, तो अभी सारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, अंतिम जन्म में है। तो ये सब बातें कि अच्छी क्लैरिटी आने लग गई धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं हुआ, धीरे धीरे क्लैरिटी आने लग गई। और जब ये क्लैरिटी आने लगी तो फिर खुद को सोमान में अभ्यास करना, सोमान में टिकाना बहुत सहज होने लगा, और उससे मेरा विल पावर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। तो होता क्या था ना, शुरू में जब मैं बचपन में छोटा था, 5-6 साल का, या स्कूल में जब भी जाता था, तो मुझे बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, क्योंकि एक तो दिखता था मैं अनोखा, मैं किसी को देख नहीं पाता था। तो कुछ बच्चे क्या करते थे, पत्थर मार के भाग जाते थे। अब पत्थर मारते थे तो मुझे तो समझ में नहीं आता था किधर से पत्थर आया, डायरेक्शन थोड़ा बहुत समझ में आता था। जब तक मैं घुमाता था अपनी गर्दन को, तब तक वो बच्चा भाग जाता था, क्योंकि उनको पता था ना कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि दिखता ही नहीं था कुछ। तो कभी कोई पत्थर मारता था, मुझे पता नहीं कितने मेरे चश्मे टूटे हो गए। मम्मी बताती कि हर एक दूसरे महीने तेरा चश्मा टूट जाता था, तेरा सिर फूट जाता था, मैं गिर जाता था, बहुत कुछ मस्ती करता था। एक या तो खुद से करता था, या तो फिर कोई मुझे पत्थर मारता था, या कोई कुछ गालियां देता था। तो थोड़ा सा कभी कभी लगता था कि भाई डिमोटिवेटेड लगता था कि भाई मैं ऐसा क्यों हूँ। क्योंकि धीरे धीरे जब बड़ा हुआ 5th-6th स्टैंडर्ड के बाद में, तो समझ में आने लग गया ना कि भाई मुझे दिखता नहीं है। सब जन जिस प्रकार से काम करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, मैं तो वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता हूँ। पीटी पीरियड में तो मैं बस बेंच पे बैठा रहता था, या ग्राउंड में किधर ना किधर कोने में बैठा रहता था। तो ये सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, और ज्ञान तो तभी था नहीं बाबा का। लेकिन जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिला 11th स्टैंडर्ड में जब मैं आया, तो फिर धीरे धीरे मेरा विल पावर जागृत होने लगा कि भाई मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, और मैं जो आत्मा हूँ, बाकी भी सब बाकी भी सब आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं। और फिर जैसे जैसे मुरली में सोमान आता था, उन सोमानों का मैं अभ्यास करता था कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं अभी देवता बनने वाला हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली। ऐसे अलग अलग प्रकार के सोमानों का अभ्यास करने लगा, मुरली सुनने लगा। तो हुआ ऐसा कि जो लोग मुझे गाली देते थे, कॉलेज में भी होता था ऐसा, कॉलेज में भी काफी मस्ती करने वाले बच्चे होते थे। तो शुरू शुरू में तो काफी मुझे कुछ ना कुछ चिढ़ाते थे, गाली देते थे। होता है आजकल की दुनिया में, नॉर्मल चीजें होती है ये सब। तो जैसे इन चीजों का अभ्यास करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली दो चीजें हुई। या तो मुझे गाली देने वाले या फिर नीचा दिलाने वाले लोग मेरे दूर चले गए, और या तो फिर उन्होंने वो सब मुझे रिस्पेक्ट देने लग गए। तो ज्यादातर ऐसा हुआ कि जो भी मेरे अंग संग जो आत्माएं थे, वो रिस्पेक्ट देने लग गए। और मैंने देखा कि पहले होता था ना कि जब रास्ते पे भी चलता था, कोई भी हमारे सोसाइटी के बाहर या फिर किधर भी, तो वो जो लोग थे जो अलग नजर से देखते थे, कुछ ना कुछ टिप्पणी करते थे, वो सारे लोग हट गए, या फिर लोग बहुत मुझे आदर रिस्पेक्ट देने लग गए, चाहे मेरे प्रोफेसर्स हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो। तो ये मैंने इंस्टेंट रिजल्ट देखा ज्ञान में आने के बाद, कि जैसे हम अपने आप को देखते हैं, वैसे ही लोग हमें देखते हैं। अगर हम अपने आप को नीची नजर से देखते हैं, अगर हम अपने आप को देखते हैं कि भाई मेरे अंदर तो ये एबिलिटी है नहीं, मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, तो लोग बाग भी ऐसे हो गए कि हमें उसी नजर से देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आने लगा। तो मैंने बोला अरे वाह, राजू कमाल कर रहा है। और उन दिनों मतलब हमारा कुमारों का एक अच्छा संगठन था सेंटर पे। तो हम सभी इकट्ठे साथ में मुरली सुनते थे, चर्चा करते थे। तो एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल हो गया था, एक बहुत अच्छा ऐसा ग्रुप हो गया था जिनसे कनेक्ट करने के लिए बहुत इच्छा होती थी। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में तो खैर हम जानते हैं किस प्रकार का लौकिक ग्रुप होता है, या तो
मूवीज की बात करेंगे या फिर कुछ गंदी इधर उधर की बातें करेंगे या फिर कुछ लड़कियों की बात करेंगे। लेकिन हमारा सेंटर का जो ग्रुप था वो बहुत अच्छे कुमारों का ग्रुप था, एक अच्छा संगठन था, तो संगठन का पावर बहुत मिलता था। तो मैंने जाना कि सेंटर जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। शुरू शुरू में मैं इतना रेगुलर नहीं था सेंटर में, लेकिन जैसे मुझे महत्व पता चला तो मैं बहुत रेगुलर हो गया सेंटर में जाना। और उसकी भी एक स्टोरी है, आपको बताता हूँ। शुरू शुरू में, क्योंकि हमारा बहुत जूना सेंटर है जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत पुराने भाई बहने आते थे सेंटर में। और क्योंकि इतने जूने भाई बहने हैं तो मुरली जो होती थी वो बहुत डिटेल में नहीं सुनाते थे, खाली मेन मुरली पढ़ते थे मेन दीदी। और होता ऐसा था कि मैं उस टाइम पे सुबह कॉलेज जाता था, और सुबह कॉलेज जाने के कारण मैं सेंटर रोज नहीं जा पाता था। तो जैसी 7 डेज कोर्स हुआ, 2-3 दिन मैंने मुरली किया और बाद मैंने बंद कर दिया जाना। और मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे रेगुलर थे, तो उन्होंने बोला कि सेंटर की दीदी ने पूछा, भाई आप लोग 2 आ रहे हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि छोटा बच्चा है, उसकी स्कूल है, मेरा भाई मेरे से 4 साल छोटा था, और बड़े बच्चे माना मैं, मेरी कॉलेज है, तो हम दोनों नहीं आ पाते हैं। तो दीदी ने बोला कि भाई ठीक है प्रफुल्ल भाई को, इनको आप एटलीस्ट संडे को तो बुलाओ, संडे को तो छुट्टी होती है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है संडे को बुला देंगे। अभी संडे जाता था तो संडे में जैसे मैंने बताया, वो मुरली होती थी हमारी अव्यक्त मुरली, और अव्यक्त मुरली इतनी इतनी हैवी होती थी कि कुछ समझ में नहीं आती थी। तो सेंटर में बहुत आराम से मैं मुरली सुनते सुनते सो जाता था, और जैसे ही वो वरदान स्लोगन होता था, लाल लाइट लगती थी चालू और मेरी नींद उठ जाती थी, तो मैं एंजॉय नहीं करता था। तो शुरू शुरू में 1-2 संडे तो आया मैं, फिर मैं आना बंद कर दिया। फिर दीदी ने पूछा पेरेंट्स को, कह रहे वो आता क्यों नहीं संडे को? तो फिर वो बताया उन्होंने कि भाई वो थोड़ा, उसको इतना मजा नहीं आता है, और समझ में नहीं आता है, आधे आधे जो भी बताया होगा रीजन। फिर दीदी ने बोला कि क्यों ना आप प्रफुल्ल को शाम को बुलाते हो, शाम को भी यहाँ पे एक ग्रुप होता है। और शाम को ऐसा था कि वहाँ पे सारे यंग ग्रुप था, सब कुमारों का ग्रुप था, लगभग उस टाइम पे 20-25 कुमारों का क्लास शाम को होती थी। तो शाम को जाना मैंने शुरू किया सेवा केंद्र में। और ऐसा भी होता था कि शाम को बहुत सीनियर दीदी नहीं पढ़ते थे, थोड़े छोटे बहने पढ़ते थे, तो थोड़ा यूथ होता है तो यूथ यूथ के साथ कनेक्ट कर पाता है। तो फिर मुझे मुरली में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, थोड़ा सा मुरली का एक्सप्लेनेशन भी मिलता था, थोड़े हमजिन्स भाई भी होते थे, भाई बहने होते थे, उनके साथ कनेक्ट करते थे, और विचारों का लेन देन होता था। क्योंकि शाम के समय समय बहुत होता था, सुबह क्या होता था कि सभी को ड्यूटी होती थी तो फटाफट मुरली पढ़ के सब चले जाते थे। शाम को सब फुर्सत से आते, तो मुरली के बाद में बहनें एक एक जन को पूछती थी कि भाई आज बाबा ने क्या सुनाया, आज बाबा ने क्या सुनाया। तो मुझे ऐसे रहता था कि भाई मुरली बहुत अटेंशन से सुनो, मुरली क्लास के बाद में मेजोरिटी पॉइंट्स मैं सुनाऊंगा, ऐसे लक्ष्य से मैं मुरली सुनता था। और उससे क्या होता था, मुरली के ऊपर अटेंशन भी रहता था, और पॉइंट्स भी सभी को मैं सुनाता था, मतलब दीदी को या क्लास में सुनाता था। तो धीरे 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 मुरली के अंदर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। सुमानों का तो अभ्यास करता ही था। फिर उस समय ऐसा भी होता था कि जब मैं छोटा था तो इतने लोग मुझे, है ना कुछ अलग नजर से देखते थे, तो गुस्सा बहुत होता था। और अपेरेंटली ऐसा हुआ कि 7th-8th में मुझे हमारे माता जी ने कराटे भी सिखाया था, है ना, ताकि मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग रहूं अंदर से। तो कराटे का इतना मेरे ऊपर नशा था कि कोई भी मुझे कुछ कहता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, और उस मारपीट करने में देरी नहीं करता था, 2-4 जरूर मार देता था। कॉलेज में मुझे याद है, कुछ बच्चों ने मुझे कुछ कहा तो भले प्रोफेसर क्लास में हो, मैं उठता था, उसको पकड़ता था, 2-4 लात घुमा के मारता था। कभी कभी तो मैं बेंच भी उठा के उस पर पटक देता था, इतना गुस्सा था मुझे। तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि मेरे से बहुत डरते भी थे, कोई इसको ज्यादा कुछ बोलो मत, हाथ में लग गया, अगर हमारे पकड़ में आ गया तो फिर हम बचेंगे नहीं। तो हमने देखा कि जैसे ये हमने ज्ञान लिया, बाबा के रोज मुरली सुनी, धीरे धीरे ये जो परिवर्तन है, गुस्सा आने का परिवर्तन हो गया। और कोई कैसा भी रहे, हमारे उनके प्रति बहुत शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना होती थी। तो ये जो भी गुस्सा, आवेश में आना, चिड़चिड़ापन, ये स्वभाव धीरे 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 सारा निकल गया विद इन, मैं समझता हूँ 4-5 महीने में। और इतना लाइट महसूस होता था कि बात मत पूछो। तो अचानक सभी हमारे मित्रों ने भी देखा कि यार इसके अंदर परिवर्तन आने लग गया। तो काफी लोग कहने लगे, भाई क्या करते हो आप तो बहुत शांत हो। तो मुझे अपने अंदर अपने आप को रिजल्ट दिखाई देने लगा।
फिर मैंने बोला क्यों ना मैं इसको अपने पढ़ाई पे एक्सपेरिमेंट करूं, राजयोग का। तो उस समय ऐसा था कि बहुत मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था, क्योंकि एक तो बाबा की मुरली पढ़ना और बाबा रोज सोमान दिलाते थे कि भाई आपको विश्व का मालिक बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और था भी युद्ध से मतलब 16 वर्ष का था, तो बहुत नशा चढ़ता था। और मुझे ऐसे लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे कोई चीज नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा मेरे साथ में है। तो वो विल पावर से ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिकली मेरी जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे कजिन्स ने कहा था कि भाई आप तो सीए मत करो, आप तो भाई जितनी आंखें वो भी चली जाएंगी। तो मैंने बोला भाई कोई कुछ भी कहे, हम तो करके बताएंगे, हम तो भाई कुछ तो अलग करेंगे। तो सीए में एडमिशन तभी लेना होता है 12th के टाइम पे, तो तब तक तो मैं ज्ञान में आ गया था। ज्ञान में आके लगभग 1 साल होने आया था, तो मैंने सीए का फॉर्म भी भर दिया। और मैंने अपने घर में बोला कि आप टेंशन मत लो, आपको कुछ पढ़ाने का भी टेंशन नहीं, क्योंकि मम्मी पापा ने तो खुद ने तो उतनी पढ़ाई की नहीं है। कैसे तैसे उन्होंने 8वीं 9वीं तक तो मेरी पढ़ाई ली, बाद में तो मुझे खुद को ही पढ़ना था। तो मैंने पेरेंट्स को बोला कि भाई जो भी है पढ़ाई मैं करूँगा, जैसा भी मैं अपना मैनेज करूँगा, और मैं करूँगा। क्योंकि मुझे याद है मेरी स्कूल में भी पढ़ाई ना कैसेट्स पे होती थी, क्योंकि मैं खुद पढ़ नहीं पाता था, टेक्स्ट बुक्स दिखाई नहीं देता था। तो मम्मी क्या करती थी, रिकॉर्डिंग करती थी कैसेट्स। ऑडियो कैसेट्स होता था उस समय, उस टाइम पे ऐसा कोई मोबाइल प्लेयर नहीं होता था जिसमें आप तुरंत रिकॉर्ड कर लो। तो वो टेप रिकॉर्डर देखा रहेगा, है ना, आप लोग में से जूने भी आत्माएं कोई हो गए, ऐसी छोटी कैसेट होती थी, प्लेयर में डाल के उसको बजाता था। तो वो कैसेट सुन सुन के मेरी पढ़ाई होती थी स्कूल की। अभी 11th के अंदर तो खा कैसेट्स वगैरह बनाएंगे ना, तो वहां पर फिर मैं रिलाई करता था कोचिंग क्लासेस पे। तो कोचिंग क्लासेस में जाता था और जो भी सुनता था, तो बाबा ने ऐसी बुद्धि को रिफाइन बना दी कि जो भी सुनता था तुरंत ग्रहण हो जाता था, तुरंत अपने अंदर में उसको मेमोरी में रजिस्टर कर लेता था। तो धीरे धीरे मैंने अपनी सी की पढ़ाई शुरू की। और सी की पढ़ाई के शुरू करने के साथ साथ मुझे म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट था, है ना। पेरेंट्स ने मुझे जब मैं 7th 8th में था तभी थोड़ा सा पियानो सिखाया था, है ना, एज अ बैकअप प्लान। उन्होंने को लगा कि भाई कल को कुछ पढ़ाई नहीं कर सके तो कुछ तो म्यूजिक, कुछ तो कला तो भी आए मेरे अंदर। तो जैसे उन्होंने मुझे डाला तो मुझे बहुत म्यूजिक, मेरी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। और जैसे ही मैंने बाबा का बच्चा बना, मैंने संकल्प किया कि नहीं, मुझे म्यूजिक के अंदर भी सबसे बेस्ट एग्जाम देना है, आगे बढ़ना है। तो ट्रिनिटी कॉलेज करके एक लंदन में है, उसके अंदर मैंने एडमिशन लिया। और मैंने बोला कि म्यूजिक के अंदर भी मैं एक अच्छी डिग्री हासिल करूंगा। तो मैं पियानो सीखता था 11th स्टैंडर्ड से 12th। और मैंने फिर जैसे आपको बताया ना, जब भी एक बार बाबा के बच्चे बनते तो उमंग उत्साह इतना बढ़ता है कि मैंने एक नहीं, मैंने फिर एक साल के अंदर 8 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे। पियानो सीखा, गिटार सीखा, वायलिन सीखा, माउथ ऑर्गन सीखा, बैंजो सीखा, हारमोनियम सीखा, सितार सीखा, फ्लूट। मुझे लगभग 8 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। और अभी भी मेरे पास घर पे 6-7 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कभी मौका पड़ेगा तो आपको सुनाऊंगा। तो मैं फिर स्टेज परफॉर्मेंस देने लगा, इंटर कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगा प्रफुल्ल अपने भाई, बाबा के। जी जी। प्रफुल्ल भाई, कभी मौका नहीं, आज ही मौका है और आज ही लास्ट में सुनाना है। ठीक जी है। जी हाँ, जी। आज ही। ओके, प्लीज कंटिन्यू। तो हाँ, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे मैं एक बार एक सीखने लगा और मैं परफॉर्मेंसेस देने लगा स्टेज पर, कॉलेजेस के अंदर। बाबा के घर पे भी चांस मिला था, 18 जनवरी या कुछ भी हो तो छोटे मोटे प्रोग्राम्स में मैं बजाता था। तो हुआ ऐसा कि मेरा और विल पावर बढ़ने लगा और मुझे खुद के अंदर और कॉन्फिडेंस आने लगा। तो फिर मैं अपनी ईश्वरीय सेवाओं के अंदर भी लग गया, है ना। शुरुआत तो छोटी छोटी सेवा से किया, जैसे हमारे गुरुवार को बाबा का भोग होता, तो बुधवार को हम संगठन में सेंटर की सफाई करते थे, डस्टिंग करते थे, क्लीनिंग करते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मतलब एक चीज मैंने देखा कि सेवा के अंदर भी ऐसा है, सेवा एक ऐसी फील्ड है कि अगर हम खुद होकर आगे बढ़ते हैं तो हमें बाबा से और परिवार से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो शुरू शुरू में ऐसा होता था कि जब मैं देखता था ना हमारे संगठन को, मैं देखता था अरे भाई सब कोई ना कोई सेवा कर रहा, मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। मैं उनको बोलता था भाई मैं कुछ करूँ, तो बोलते थे कि अरे प्रफुल्ल भाई कोई नहीं, हम कर लेंगे। तो मुझे लगता नहीं भाई कुछ तो करना चाहिए, बाबा के घर पे है, सेवा से भाग्य बनाना चाहिए। तो मैं शुरुआत किया, मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं। तो समझ लो कुछ खिड़की क्लीन करनी होती थी तो मैं उनको बोलता था भाई
ये खिड़की आप कर लो, ये दूसरी वाली मैं कर लेता हूँ, मुझे इसमें मुझे भी थोड़ा अनुभव लेना है, मुझे भी थोड़ा सीखना है। तो ऐसे बोल के मैं धीरे धीरे एक एक सेवा में इन्वॉल्व होने लगा। फिर मुझे ये भी ध्यान में है कि हमारे यहाँ पे बोर्ड होता था तभी व्हाइट कलर का, उसमें रोज मुरली के महावाक्य, और जैसे हम देखते हैं ना पांडव भवन के अंदर डाइनिंग में होता है, या फिर नीचे भी टेलीफोन एक्सचेंज के उधर अपने व्हाइट बोर्ड होते हैं जिसमें महावाक्य रोज लिखे जाते हैं, वैसे सेम सिस्टम हमारे यहाँ पे भी था सेंटर में। तो हमारे इधर एक दो भाई थे जो बहुत अच्छे अक्षरों में लिखते थे, तो मैं देखता था भाई ये तो इतना अच्छा करते हैं, तो मैं क्या करता था, वो लिखने के पहले बोर्ड निकाल देता था और उसको पूछ कर तैयार रखता था ताकि उनको लिखने के लिए सुविधा हो, उनका समय नहीं जाए। तो ऐसे छोटी छोटी सेवा में अपने आप से प्रोएक्टिवली आगे बढ़ता था, और वो सेवा में कंप्लीट करता था, मतलब तैयार करके रखता था। तो हुआ ऐसा कि सभी को कॉन्फिडेंस आने लगा, बड़ों को, कि भाई प्रफुल्ल भाई तो सेवा कर सकता है, कुछ भी सेवा कर सकता है जो बोले। तो मुझे अपने आप सेवा मिलती गई। तो पहले ऐसा होता था कि मैं बोर्ड साफ करता था। एक बार वो भाई ने बोला कि प्रफुल्ल भाई मुझे लेट हो रही है, आप खुद लिखोगे बोर्ड पे? तो मैंने बोला कि मैंने सोचा भाई मुझे तो लिखना आता नहीं है इतना, मेरे अक्षर अच्छे नहीं है, लेकिन बाबा बोलते हैं मुरली में कि हाँ जी करना है, किसी चीज के लिए भी ना नहीं करना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई जी मैं कर लूंगा, कोशिश करूंगा, मैंने इससे बोला। तो मैंने उनको बोला भाई जी मैं एक लाइन लिखता हूँ, बताना मैं कैसे लिखता हूँ, आपको अच्छा लगे तो फिर आगे लिखेंगे। तो एक लाइन लिखा तो उनको बहुत पसंद आया, फिर आगे उन्होंने बोला। तो कहने का भाव ऐसा है कि एक एक सेवा के अंदर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते, कुछ ना कुछ सेवा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाबा बहुत सारी सेवा देना शुरू करते हैं। तो शुरू में तो छोटी मोटी सेवा थी, फिर बाद में एक बार ऐसा हुआ कि कुछ हमारे यहाँ पे कुछ मेला था अपना, जैसे शिवरात्रि का होता है ना, तो हम लोग झांकी निकालते हैं रास्ते पे, प्रभात फेरी। तो कुछ रिकॉर्डिंग करनी थी, तो अभी रिकॉर्डिंग का तो अनुभव नहीं था किसी को भी, तो मुझे खाली ये पता था कि मम्मी कुछ तो कैसेट रिकॉर्ड कर दी थी बचपन में। तो एक बार दीदी ने इससे पूछा कि कोई रिकॉर्डिंग में सहयोग कर सकता है क्या? तो मैंने बोल दिया दीदी हम ट्राई करते हैं। घर पे तो टेप रिकॉर्डर था। तो धीरे धीरे हमने वो रिकॉर्डिंग की सेवा भी शुरू की, और हुआ ऐसा कि वो रिकॉर्डिंग की सेवा लेते लेते फिर और मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए। और फिर उस टाइम पे तक शायद एक कंप्यूटर भी ले लिया था हमने, तो कंप्यूटर पे भी फिर हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, कुछ सॉफ्टवेयर सीखे। तो कहने का भाव ऐसे कि शुरुआत छोटी से की, बाद में इतने बड़ा मैं उसके अंदर इतना आगे बढ़ गया आईटी के अंदर, कि अलग अलग सॉफ्टवेयर सीख गया, और फिर मैं थोड़ा प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग भी सीख गया कैसे करना। तो प्रोफेशनल म्यूजिक सीडीज बनाना, मिक्सिंग करना, म्यूजिक अपनी खुद की कंपोज करके उसके अंदर रिकॉर्डिंग में डालना, बैकग्राउंड डालना। तो ऐसे कुछ बाबा के गीत, कुछ बाबा के परफॉर्मेंसेस, कुछ अनाउंसमेंट्स, कुछ टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसे धीरे धीरे मुझे कंपोजिशन के प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गया। और हमारा सेवा केंद्र के नीचे भी बहुत सारे उप सेवा केंद्र है। तो यहाँ पे मराठी भाषा चलती है पूना में और महाराष्ट्र में। तो मराठी के अंदर अलग अलग, जैसे नवरात्रि के कुछ कैसेट्स बनाना, गणपति के बनाना, ये गणपति भी यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, शिवरात्रि के बनाना, रक्षाबंधन के। तो इतने प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए कि सेवा के अंदर ऑटोमेटिकली मेरा इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। फिर यूथ था उस टाइम पे, तो यूथ के भी काफी प्रोजेक्ट्स थे। कॉलेजेस के अंदर जाके मैं अपना अनुभव सुनाता था सभी को, थोड़े थोड़े पॉजिटिव थिंकिंग आदि। तो ऐसे बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट्स में बाबा ने इन्वॉल्व कर दिया। तो उस टाइम पे हम बीकॉम भी कर रहे थे, सीए भी कर रहे थे, ईश्वरीय सेवा भी कर रहे थे, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी सीख रहे थे। ट्रिनिटी कॉलेज लंदन की एग्जाम्स बहुत टफ होती है, क्योंकि उसमें पूरे नोटेशंस वाले म्यूजिक्स होते हैं। आपने कभी वेस्टर्न नोटेशंस देखा होगा, 5 लाइन होती है, उसके अंदर ऐसे गोल गोल रूप से वो अलग ही प्रकार की एक लिपि होती है, और मुझे तो कुछ दिखता नहीं था। तो लकीली क्या हो गया, उस टाइम पे मुझे किसी ने तो टेलीस्कोप दे दिया, इतना बड़ा बाइनोकुलर जैसा होता है। तो मैंने अपने चश्मे पे इसे होल्ड किया और यहाँ पे टेलीस्कोप लगा दिया। टेलीस्कोप लगाने से क्या हो गया कि मुझे 1 फीट दूर का दिखने लग गया, क्योंकि ऐसे तो मैं खाली 2 सेंटीमीटर का देख सकता हूँ, तो 1-2 फीट दूर का दिखने लग गया। क्योंकि पियानो बजाते टाइम क्या मतलब 1-2 फीट दूर आपका पेपर रहता है और फिर आपको बजाना पड़ता है। तो जो मेरे कंपोजिंग खुद के होते थे वो तो मुझे बायहार्ट हो जाते थे, क्योंकि उतनी बुद्धि बाबा ने दी थी। लेकिन एग्जाम में ऐसा भी होता था कि ऑन द स्पॉट उन लोग कोई म्यूजिक देते थे और वो हमें देख कर बजाना पड़ता था। अभी मैं अगर देखने के लिए उसको इतना नजदीक लाऊं तो मैं बजाऊंगा कैसे, क्योंकि पियानो तो दोनों हाथ से बजाना होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है,
हमने वो, मुझे बाबा ने कोई तो टेलीस्कोप किसी से दिलवाया, वो भी पता नहीं कैसे आया, ऐसी घर के अंदर किसने डाल दिया, किसने डाला आज तक मुझे पता नहीं है। तो उससे मुझे लिंक मिल गई कि भाई इसके दूरबीन के थ्रू मैं थोड़ा दूर का देख सकता हूँ। तो थोड़ा हैवी होता था, लेकिन आंखों पे लगाने से मुझे 1 फीट 1.5 फीट का दिखने लग गया। और फिर मैंने अपनी ट्रिनिटी कॉलेज लंदन की एग्जाम्स देना शुरू कर दी, ग्रेड 1 ग्रेड 5, और उसके अंदर भी मुझे अच्छे मार्क्स मिलने लग गए। तो इतने सारे चीज माना पैरेलल चल रही थी, और बहुत अच्छा मेरा एक प्रकार से अपना जीवन था। और हुआ ऐसा कि अभी सीए की एग्जाम्स थी, तो मुझे पढ़ने के लिए इतना समय नहीं मिलता था। तो सभी को लगता था, अरे प्रफुल्ल तुम ऑलरेडी इतने सेवा में बिजी रहते हो, इतने सारे एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम कब सीए की पढ़ाई करोगे। उस टाइम पे तो ऑफिस भी होती थी, क्योंकि सीए में कैसा होता है 3 साल एक आर्टिकलशिप करनी होती है, एक सीए के नीचे हमें काम करना होता है। तो ऑफिस भी होती थी, सुबह और शाम को कोचिंग क्लास भी होती थी। लेकिन इतना होते हुए भी बाबा के अंदर लगन मेरी एकदम दृढ़ थी। और एक चीज मैंने अपने इसके अंदर गांठ बांध ली थी कि बाबा की मुरली जो है वो कभी मिस नहीं करनी है, और कुछ भी हो सेवा केंद्र पे जाना ही है। अभी रूटीन इस प्रकार हो गया था मेरा उस टाइम पे कि सुबह 6 बजे घर से निकलना, 6 साढ़े 6 बजे, 7 से 9, 2 घंटे मेरी सुबह कोचिंग क्लास होती थी, 7 से 9 साढ़े 9। कोचिंग क्लास से डायरेक्टली मुझे ऑफिस जाना होता था। ऑफिस मेरी 10 से लेकर 6 बजे तक, 8 घंटे ड्यूटी। 6 बजे वापस दूसरी क्लास, 6 बजे ऑफिस से निकलता था, 6:30 बजे क्लास में पहुंचता था। 1.5 घंटे की मेरी दूसरी क्लास होती थी, 6:30 से 8 बजे तक। और 8, कभी कभी 8:05 हो जाता था। और 8:10 को मैं भागते भागते, जैसे क्लास छूटती थी, भागते भागते लकीली क्लास के सामने ही बस स्टॉप था, रोड क्रॉस करके बस स्टॉप पे पहुंचता था। वहां पे मैं किसी को पूछता था, भाई हमारे नजदीकी बस आएंगे तो बता देना, क्योंकि दिखता तो था नहीं मुझे, बस नंबर्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आते थे। और लोग बाग हेल्पफुल रहते, कुछ कोई ना कोई बता देता था। तो बस में चढ़ता था, 8:25 30 तक मैं घर पहुंचता था। लेकिन उस टाइम पे मुरली का समय खत्म हो जाता था, क्योंकि नुमा शाम के बाद में मुरली 7:30 बजे शुरू होती थी, और 8:25 तक खत्म हो जाती थी। और मैं 8:30 को ही सेंटर पहुंचता था। लेकिन सेंटर पहुंच के भी मैं, क्योंकि सुबह की मुरली तो अटेंड नहीं कर पाता था, क्योंकि 6 बजे जाना पड़ता था, शाम की मुरली भी अटेंड नहीं होती थी। ऐसा मेरे जीवन में 3 साल का, एक 2-3 साल का ड्यूरेशन आया था, जब भी सीए फाइनल के पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी सेंटर में रोज जाना, सबसे पहले जाके मैं बाबा के रूम में बैठता था। बाबा के रूम में 10 मिनट बैठता था, बाबा को पूरे दिन भर की बातें बताता था। बाबा ऐसा हुआ, आज ऐसा क्लास में सुना है, आज ऑफिस में ऐसा हुआ, आज ऐसा मेरे बॉस ने बताया, क्लाइंट के पास ऐसा हुआ। और एकदम बाबा हल्का कर देते थे। और फिर बाबा की मैं थोड़े बहुत महावाक्य पढ़ लेता था, जितना भी मेरे पास समय होता था, क्योंकि उस टाइम पे भी 9 बजे सेंटर बंद करते थे ना। तो 8:55 8:50 तक जितनी भी मेरी मुरली पढ़नी होती थी, उस टाइम पे तो खैर एक मुरली कुछ सॉफ्ट कॉपी या फिर यूट्यूब वगैरह कुछ था ही नहीं। यूट्यूब तो शुरू ही हुआ 2006 के बाद में, उसके पहले तो सब कुछ था ही नहीं। और हमारे मुरली भी तभी यूट्यूब पे होती नहीं थी 2010-11 के पहले। तो ये सारी चीजें फिर मैं धीरे धीरे ईश्वरी महावाक्य पढ़ता था या कोई मुझे सुनाता था, और फिर मैं 9 बजे घर जाता था। लेकिन वो 15-20 मिनट जितना भी मैं सेंटर पे होता था, 10 मिनट बाबा के कमरे में, 10 मिनट मान लीजिए मुरली वगैरह पढ़ना, और फिर 4-5 मिनट वहाँ के भाइयों से बहनों से ओम शांति वगैरह करना। वो इतना एनर्जाइजिंग होता था वो 20-25 मिनट, कि मैं जब घर पहुंचता था 9 बजे तो एकदम लाइट रहता था। इतना लाइट रहता था कि दिन भर की पूरी थकावट उतर जाती थी, और बाबा के महावाक्य से मैं चार्ज हो जाता था। फिर घर पे भोजन करके सो जाता था, नेक्स्ट डे वापस अमृत वेला से रूटीन हो जाती थी शुरू। तो कहने का भाव ये है कि अगर हमारी लगन रहे, बाबा की मुरली रोज अटेंड करनी है, सेंटर रोज जाना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। और अगर हम 10-15 मिनट भी क्यों न जाते हैं सेंटर में, हमें बाबा वो अनुभूति कराता है। और इतना भी नहीं कि मैंने जब सीए फाइनल की भी एग्जाम थी, तो माता जी ने मुझे बोला था, भाई अभी 1-2 हफ्ता तो मुरली से ब्रेक ले लो। मैं बोलता था नहीं, मुझे मुरली पढ़नी ही मतलब पढ़नी है। भले मैं जेरोक्स लेके आता था, मैंने उस टाइम बोला था जेरोक्स लेके आना, मुझे एग्जाम जैसे ही देख के आऊंगा, मुझे एक बार मुरली पढ़नी है। मैं घर पे मुरली पढ़ता था, सेंटर में भी जाता था, लेकिन मुरली कभी मिस नहीं करता था। और उसका फायदा मुझे ऐसे हुआ कि
मुझे एग्जाम का कभी टेंशन ही नहीं आया। ऐसा कभी टेंशन ही नहीं आया कि मैं इतने सारी चीजें कर रहा हूँ, कैसे बैलेंस करूँ। और वो ऐसा था कि मेरी जब सीए फाइनल की एग्जाम्स थी उसके पहले, उसके एक दो समय थोड़ा कम है एक्चुअली, चलो फिर भी आपको बता देता हूँ। सीए फाइनल के एक दो महीने पहले ही मुझे, हमारा जो छोटा भाई था उसका एक्सीडेंट हुआ था। पल्सर से जा रहा था और बारिश का समय था, तो थोड़ा सा रास्ते पे मट्टी थी, तो उसका बाइक थोड़ी सी स्केट हो गई। स्केट होने से वो गिर गया, और वो जो डिवाइडर था, जो होता है ना रास्ते के बीच में, तो डिवाइडर के ऊपर से नुकीले होते हैं ना, वो उसके पेट में लग गई उसको। और हुआ उससे क्या कि उसका जो लिवर था वो फट गया था पेट के अंदर ही। तो उसको हॉस्पिटलाइज किया, और काफी मतलब वो डिफिकल्ट ऑपरेशन था उसका, जीवन मृत्यु जैसा ऑपरेशन था। तो मेरा हॉस्पिटल में भी जाना रेगुलर था, देखना भाई को देखना। लकीली बाबा थे तो वो अच्छे से बच भी गया और एक दो महीने में ठीक भी हो गया। लेकिन उसी टाइम पे मेरी सी फाइनल की एग्जाम थी, और पेरेंट्स को लगा कि यार अभी तो क्या प्रफुल्ल क्लियर होएगा, पढ़ाई भी इतना नहीं किया है, हॉस्पिटल में भी इतना समय दिया है, मुरली वगैरह भी सुनता है, ईश्वरीय सेवा में भी था। तो वो मुझे कहते थे कि प्रफुल्ल भाई आप चिंता मत करो, अगर आप फेल भी हो जाते हो तो एक 6 महीने बाद वापस अटेम्प्ट दे देना है, वैसे भी इतनी डिफिकल्ट एग्जाम होती है। तो मैं बोला था कि वरी मत करो, पेपर्स तो मेरे अच्छे ही गए हैं। और मैं एक चीज और मेरे ईश्वरीय जीवन में यूज करता था कि बाबा को हमेशा अपने साथ रखता था, साथी बना लेता था। बाबा के साथ एक फ्रेंड वाला संबंध मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे याद है जब भी मैं एग्जाम हॉल में भी जाता था तो बाबा को बोलता था, बाबा आओ पेपर आपको ही लिखना है। आपका अनफॉर्चुनेटली देह शरीर नहीं है खुद का, अगर शरीर होता था ना तो मैं खुद एग्जाम हॉल में जाता ही नहीं था, आपको ही भेज देता था। लेकिन आपके पास शरीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे शरीर का आधार लो, पेपर आपको ही लिखना है। ऐसा एकदम कॉन्फिडेंस से बाबा को बोलता था। बाबा को बोलता था, देखो बाबा जितना मेरे पास टाइम था उतना मैंने पढ़ा, मन लगा के पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा, ऐसा भी नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई की है, लेकिन बाबा एग्जाम आपको देखना है। उतना बोल के निश्चिंत हो जाता था। आधा घंटा पहले 15-20 मिनट पहले मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ जाता था। वहां पे मैं देखता था सब बच्चे फटाफट पेपर पलट रहे हैं, अरे ये आएगा वो आएगा, हमारे ये पढ़ाई नहीं हुई। तो मैं सोचता था भाई पता नहीं ये 10-15 मिनट में क्या पढ़ लेंगे ये। लेकिन मैं उनको सकाश देता था, मैं बोलता था बाबा ये भी आपके बच्चे हैं, सभी का पेपर अच्छा हो। और पेपर जब सामने आता था तो पता नहीं बाबा क्या टचिंग करते थे, लिखने बैठता था तो लिखता 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 वो लिखता ही जाता था, मैं कभी ऊपर देखता नहीं था। और सबसे पहले मैं ही सप्लीमेंट मांगता था, भाई मुझे सप्लीमेंट दो। तो सब जन घूरते थे, अरे बाप रे हमारा तो हुआ ही नहीं, ये इतना नजदीक से लिख रहा है और इतना जल्दी सप्लीमेंट कैसे मांग रहा है, क्या लिख क्या रहा है ये। तो एग्जामिनर भी मेरा मुझे देखते थे, भाई ये सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट मांगता है, तो मेरा चेक करते थे भाई आपने सारे कॉपी भरे है क्या, कि खाली खाली छोड़ दिया है बीच में। तो देखते थे तो मैंने सारा भरा हुआ होता था। तो खैर ऐसी की बात है। कहने का भाव खाली ये है कि बाबा को अगर हम अपने साथ रखते हैं तो बाबा मदद ऐसे करता है कि बात मत पूछो। ये तो एक अनुभव है, ऐसे जीवन में बहुत अनुभव किया, आप सभी ने भी किए होंगे। तो जब सीए फाइनल का रिजल्ट आने वाला था तभी सभी जन घर में बहुत एक, और एक सन्नाटा छाया हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, पास होगा नहीं होगा। और मैं एकदम रिलैक्स था, मुझे पता था कि बाबा साथ में है, बाबा देखेंगे सब, और मुझे क्या लेना देना, क्योंकि एग्जाम्स होने के बाद में भी अपनी ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ था। बहुत सारी ईश्वरीय सेवा, बहुत सारे विंग्स की एक्टिविटीज से मैं जुड़ा हुआ था। तो रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया देखा तो अरे मैं तो ऑल इंडिया मेरिट रैंकर। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने तुरंत बाबा को बोला, बाबा थैंक्स, ये तो आपकी कमाल है। और मेरे जो प्रोफेसर वगैरह ने देखा, उन्होंने भी बोला, अरे आप तो भाई केवल ऑडियो से पढ़ते थे, आप तो इतनी किताबें पढ़ भी नहीं पाते थे, और फिर भी आप मेरिट रैंकर थे। शायद मैं 31st रैंक था उस टाइम पे भारत में, 50 रैंक्स तक डिक्लेयर करते, उसमें मेरा 31वां नंबर था। तो फिर उससे भी बहुत सेवा बाबा ने करवा के ली। फिर जहाँ पे भी फोरम में मुझे बुलाते थे, मैं बताता कि राजो किस प्रकार कमाल करता है, किस प्रकार हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, और किस प्रकार हमें परमात्मा की मदद मिलती है कदम कदम पर। तो वो भी एक बहुत अच्छी सेवा हुई। और वही नहीं, केवल सीए ही नहीं, फिर मैं अपने बीकॉम में भी बोर्ड में था, एमकॉम के अंदर भी मैं मतलब पूरे पूना के अंदर मुझे रैंक मिला था, 4th रैंक। साथ ही साथ मैंने जैसे आपको बताया म्यूजिक की भी एग्जाम्स की थी। मैंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन जो 8th लेवल होती है उसके अंदर भी पुणे में मेरिट था। उस टाइम पे खाली 2 ही जन थे पूना में जो 8 ग्रेड तक पहुंच पाए थे। और भी मैंने फिर कई चीजें की है, एमकॉम, एमएससी, एमबीए,
यूके का चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम, सीसा, IFRS। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि मुझे वो पिंच हो गया था शुरू में कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मैं नहीं पढ़ सकता। तो मैंने जितने कोर्सेज हो सकते थे उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में मैंने बहुत सारी चीजें की, और बहुत सारी चीजें फिर अपने विद्यालय के भी किया मैंने, जैसे काउंसलिंग, हिप्नोथेरेपी का कोर्स, फिर विहासा का सर्टिफिकेशन, जो अपने एजुकेशन विंग के कोर्सेज से MSc का, MBA का, वो भी मैंने सारे कर दिए, क्योंकि पढ़ने का शौक था मुझे। और बाबा ने वो बुद्धि दी थी कि एक बार जो पढ़े वो याद रहता था। और एग्जाम में तो आपको बताया था मैं बाबा को कैसे ब्लैकमेल करके यूज करता था। ब्लैकमेल नहीं बोलेंगे, लेकिन हंसी हंसी में से मैं बोलता था बाबा को। तो बाबा का ऐसा जब भी मुझे हेल्प मिलने लग गया तो बहुत एक पावर बढ़ गई, बहुत एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और फिर बहुत सारी सेवाएं शुरू हो गई। फिर है ना, कई विंग्स के साथ मेरी सेवा शुरू हुई। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ स्पार्क विंग के अंदर। तो ये एक आपको उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि हम बड़ों का कॉन्फिडेंस कैसे जीतते हैं। तो उस समय पर एक पूना के अंदर अपने महाराष्ट्र के जो जोनल कोऑर्डिनेटर है अनुरूप मराठे जी, बहुत पुरानी आत्मा है, जो स्पार्क विंग के कोर कमेटी मेंबर भी थे उस समय। अभी पिछले एक 6-7 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते थे, और उन्हें पता था कि मैं यंग और काफी इंटरेस्टेड हूँ। तो वो मुझे बोलते थे, प्रफुल्ल भाई आप ये थोड़ा सा, आप मुझे इसको टाइप करके दोगे क्या? तो मैं बोल देता था ठीक है भाई साहब, मैं कर दूंगा। तो मैं टाइप करने की सेवा कर देता था। और मेरी हमेशा ऐसी इच्छा होती थी कि कोई जो बोले केवल उतना सेवा नहीं करे, उसको थोड़ा सा और अच्छे रूप में देवे। तो मैं एक बार टाइप करके, पहले तो 1-2 बार इसी दे दिया, फिर मैंने सोचा कि टाइप इतना रूखा सूखा क्यों देवे, क्यों ना मैं इसके ना 2-4 चित्र डाल के दूं। तो मैं 2-4 चित्र डाल के दिया, तो वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप PPT बना सकते हो, तो मैं बोला बना सकते हैं। एक्चुअली कुछ नहीं था, मुझे टाइपिंग भी नहीं आती थी, हिंदी टाइपिंग भी मैंने सीखी। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था हाजी का पाठ, तो वैसे हाजी का पाठ पक्का था। तो मैं बोलता था कर देंगे। और फिर बाद में ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वो देते थे, मैं फटाफट उनको तैयार करके मैनुअल्स बनाता था। कई सारे बुक्स पब्लिकेशंस किए, खुद से टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना, साइक्लोस्टाइम करना। तो एक मेरा DTP का भी बाबा ने, जैसे आपको मैंने बताया पहले ऑडियो मिक्सिंग का मुझे एक्सपर्ट बना दिया, वैसे DTP डेस्कटॉप पब्लिकेशंस का भी, किताबें छापना, कैसा उसका मार्जिनिंग करना, उसमें भी फिर मुझे बाबा ने ये कर दिया। विघ्नों पर विजय एक हमारे स्पार्क की किताब है, आपने शायद पढ़ी होगी। तो बाबा ने उसका चांस दिया मुझे एडिटिंग करने का, उसका बनाने का। और भी कई प्रोजेक्ट्स है, जैसे नई नवजीवन दायिनी मुरली, स्मार्ट योगा पैकेज, रूहानी जन्मपत्री। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है, बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया। ऑफ कोर्स भाई साहब हमें गाइडलाइंस देते थे, हमारे निमित्त बहने गाइडलाइंस देते थे। 1-2 बार ऐसा हुआ था कि कुछ कारण से वो जा नहीं पाए प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अलग अलग सेंटर पे जाते थे। तो उनको पता था कि मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत नजदीक हूँ, मुझे सारी चीजें पता है। तो मुझे बोल देते, प्रफुल्ल भाई मैं आज जा नहीं पाऊंगा, आज आप एक काम करो, कल मैं जा नहीं पाऊंगा, कल आप खुद ही ले लो वो सेशन। तो मैंने बोला भाई साहब ये इतना बड़ा ग्रुप है, इतने बुजुर्ग है भाई, मेरा उनको समझ में आएगा क्या? मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मुझे करने में प्रॉब्लम नहीं है। बोला नहीं आप करो, बाबा आपके साथ है। तो फिर वो एक हाथ प्रेजेंटेशन इस प्रकार दिया, तो वो और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया। तो कहने का भाव ये कि बड़ों का हम जितना सेवा करते हैं, जितना उनको हम टाइम पे टाइमली चीजें देती है, उतना फिर वो भी हमें आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनते हैं। तो उस पहले बोलने की कला भी नहीं थी, फिर धीरे धीरे जैसे प्रेजेंटेशन देने लगे, भाई साहब को पूछता था भाई जी क्या फीडबैक है, इसमें क्या इम्प्रूव करना है, तो वो भाई जी तो हमें आगे ही बढ़ाते थे। तो इस प्रकार मेरा वो भी पार्ट शुरू हो गया, अलग अलग प्रेजेंटेशन देना ईश्वरी परिवार में। तो उससे थोड़ा सा ज्ञान की और गहराई और डेप्थ मुझे पता चली, और फिर मेरा ईश्वरीय सेवा में आगे पार्ट अलग अलग रीति से शुरू होने लगे। उसी प्रकार कई सारे प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन करने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। जैसे अभी एक रिसेंट में प्रोजेक्ट था यूथ फॉर ग्लोबल इंडिया, यूथ फॉर ग्लोबल पीस, सॉरी, आपने देखा होगा, यूथ विंग का 7 महीना का प्रोजेक्ट था। तो इसमें भी प्रोजेक्ट के प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, उसके कई सारे एक्टिविटीज के लिए इम्प्लीमेंटेशन में बाबा ने निमित्त बनाया। कुछ रैलीज हुई उसमें बाबा ने निमित्त बनाया। और एक चीज हम और अपने पुरुषार्थ में देखा कि जब भी हम बड़ों को कोई भी चीज वेरीफाई कराते हैं, तो हम बड़ों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जीतते हैं। तो मैं भले मुझे पता है ये चीजें राइट है, लेकिन फिर मैं बोल रहा था दीदी आप देखो शायद इसमें कुछ मिस्टेक होगी, कुछ आप बताना करेक्शन क्या है। कभी कभी मुझे करेक्शन बताते भी थे और मुझे वो करेक्शन अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि भाई
ये बात तो मैंने सही की है, बट मैं कभी सामने से नहीं बोलता था। मैं सोचता था जरूर उसके पीछे कुछ भाव होगा। तो एक रमेश भाई करके आप जानते रहेंगे, हमारे यज्ञ के अंदर बहुत बड़े भाई थे, वरिष्ठ भाई थे। अभी 3 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा, रमेश शाह, मुंबई के। तो जब उनके साथ मैं सेवा करता था तो वो बहुत वन लाइनर कमेंट दे देते थे, दिस इज नॉट अलाउड, ये गलत क्या वो क्या। तो उस टाइम पे मुझे बहुत लगता था, अरे भाई ये प्यार से तो सुना बोल सकते ना, मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चलता था कि उनके पीछे बोलने का भाव कैसा होता था। उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की, क्योंकि मैं जो भी फ्लायर, जो भी डिजाइन वगैरह बनाता था, अच्छा बाबा ने मुझे डिजाइनिंग के अंदर भी आगे रखा, कोरो ड्रॉ, फोटोशॉप। दिखता कुछ नहीं है मुझे, बट बाबा ऐसी सेवा दे रही जिसमें दिखने की ज्यादा होती है। भले मैं वे भी नजदीक से देखता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें बाबा करवा के लेते हैं। तो मुझे कभी कभी बहुत ताजुब होता है कि कैसे बाबा सेवा करवाते हैं। तो उस टाइम पे मैं कुछ डिजाइन बनाता था और कुछ नेशनल प्रोजेक्ट्स के होते थे, तो मैं भाई साहब को भी भेजता था। तो भाई साहब बहुत, उनकी जो देखने की दृष्टि थी रमेश शाह भाई जी की, वो बहुत सूक्ष्म थी। तो एक एक चीज मेरे से पॉइंट निकाल के मिस्टेक्स बताते थे। तो मुझे उनसे भी सीखने के लिए बहुत मिला। तो ऐसे बहुत जनों से पालना ले लेकर आगे बढ़े। और राज्यों का एक्सपेरिमेंट हमने अपने ऑफिस में भी किया। अभी वैसे वर्तमान समय में एक स्विस बैंक के अंदर कार्यरत हूँ। क्रेडिट स्विस करके एक बैंक है जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी है। तो वहाँ पर जो अकाउंट, जो बैंक का हमारा रिस्क पोर्टफोलियो है, वो कारोबार में देखता हूँ। तो अच्छी अच्छी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी अच्छी टीम है। तो वहां पर भी बहुत सारे मुझे अनुभव हुए। एक्चुअली समय हो गया, मैं देख रहा हूँ 10 बज गए हैं, लेकिन उसकी भी बहुत रास्ता है कि कैसे बाबा इंटरव्यू में हेल्प किए। क्योंकि मुझे पहले लगता था भाई मुझे तो इतना कम दिखता है, मुझे कौन ऑफिस में रखेगा, है ना, एक थॉट तो आता है ना। लेकिन सेम बाबा मैजिक, बाबा को इंटरव्यू में लेके गया, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे, कैसे मैंने उत्तर दिया, वो एक अलग दास्ता है अपने आप में ही। तो वो भी बाबा ने वो भी चीजें क्लियर कराए। ऑफिस के अंदर भी कई बार चैलेंजेस होते हैं, कभी कभी तो एक्स्ट्रा टाइम भी वर्क करना पड़ता है। कि आप समझ सकते हैं, थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में कुछ ड्यू डेट्स भी होते हैं। तो ड्यू डेट्स के कारण थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो जाता है। तो कभी कभी रात को 9-10 बज जाती थी, कभी 12 बज जाते थे। ऐसा भी होता था कभी कभी मैं सुबह 4 या 5 बजे भी घर पे आया हूँ, कभी कभी इतना कारोबार होता था। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि जो बाबा के बच्चे होते हैं, बाबा के बच्चों को बाबा इतना लाइट रखते हैं कि जो अवस्था मेरी सुबह 9-10 बजे होती थी ऑफिस में जाते समय, सेम अवस्था मेरी रात को 10 बजे तक होती थी। तो इतना खुशहाल, इतना आराम से, इतना लाइटनेस। तो हमारे ऑफिस में कुछ कुछ जन होते थे शाम की 8-9 बज के तो गालियां देते थे इनडायरेक्ट रूप से, अरे बाप रे कितना काम है, कब जाएंगे। और मैं तो एकदम हंसमुख, क्योंकि हम तो करते हैं ना, बाबा के बच्चे हर 1 घंटे में 2 घंटे में बाबा को याद करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, एक आधी मुरली सुनते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मेरी स्थिति तो बहुत लाइट रहती थी। तो मुझे कहते थे भाई ऑफिस के कलीग्स की, प्रफुल्ल भाई आप तो ऐसे लग रहा है अभी ऑफिस में आए हो, आपकी स्थिति इतनी लाइट क्यों है, हम तो इतने थक गए हैं, आपको 11 बजे 12 बज गए तो भी आप एकदम लाइट हो। तो बेसिकली वही है। फिर उनको बाबा का बताता था, परिचय बाबा को देता रहता हूँ मैं कि भाई बाबा मतलब किस प्रकार परमात्मा हेल्प करते हैं, अपने आप को कैसे डिस्कनेक्ट करना काम से करते हुए। तो मैंने देखा कि कई सारे कई प्रकार से ऑफिस के अंदर भी सेवा हो जाती थी। फिर कई बार अनबन भी हो जाती थी, है ना। ऑफिस में कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है कि बॉस आप पे चिढ़ जाता है, बॉस आपसे ये हो जाता है। कभी कभी मेरी भी कंप्लेंट हुई है ऐसे। माया भी कभी कभी परीक्षा लेती है। वो अलग दास्ता है। कभी कोई वर्किंग ग्रुप रहता है, मैं जनरली उनके सामने बताता हूँ कि बाबा किस प्रकार हेल्प करते हैं। तो बॉस चिढ़ जाता है तो बाबा कैसे उसको सकाश देता था, कैसे बाबा हेल्प करते थे। और बॉस का एकदम फिर रवैया बदल जाता था। मतलब एक एक बार तो ऐसा हुआ था कि बॉस ने मेरी कंप्लेंट, हमारे जो हम लोग उस टाइम पे न्यूयॉर्क को क्लाइंट्स का हैंडल करते थे, तो न्यूयॉर्क में मेरे डायरेक्टर बैठते थे। तो यहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट था उसने वहां पे मेरी कंप्लेंट कर दी। और कंप्लेंट क्या की, वो छोटी इसमें की थी, क्योंकि मैं ऐसा होता था कि कोई चीजों को ऐसा ऑटोमेट कर देता था कि मेरा जो कारोबार है ऑफिस का, मैं 1-2 घंटे में फटाफट करके फ्री हो जाता था। जो काम 6 घंटे लोग करते थे उसको मैं 1-2 घंटे में कर देता था। क्योंकि बाबा ने मुझे एक्सेल में ऐसे शॉर्टकट्स बता दिए थे, ऐसे ट्रिक्स बता दिए थे
अपने आप से बाबा कुछ ना कुछ टच करते हैं या फिर कुछ ना कुछ टचिंग होती है कि मेरा काम बहुत फटाफट हो जाता था। और मैं जब फ्री टाइम होता था तो क्या करेंगे, बाबा के बच्चे तो सेवा करेंगे। तो उस टाइम पे मैं वेबसाइट्स पे जाता था, कई फोरम्स में जाके बाबा का संदेश देता था, फेसबुक में ये वो। और मेरा बॉस देखता था, उसको लगता था यार ये तो क्या टाइम पास कर रहा है, ब्रह्मा कुमारी सा काम कर रहा है। तो उसने मुझे बोला नहीं, उसने डायरेक्टली ऊपर कंप्लेंट कर दिया कि भाई ये तो ऑफिस में टाइम पास करता है। और फिर मुझे जब वो न्यूयॉर्क वाले डायरेक्टर है, उन्होंने केबिन में बुलाया, बोला कि भाई आपकी कंप्लेंट आई है। मैंने बोला कि भाई मैंने तो सब काम टाइम पे करता हूँ, कोई भी काम में मेरी डिले नहीं है, कंप्लेंट क्यों की है। तो उसने उस बॉस को बुलाया, तो उस बॉस ने फिर बताया कि भाई आप ध्यान नहीं देते, आप ऑफिस में दूसरा काम करते हैं, ये करते वो करते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि भाई सर आप मुझे बोल देते तो फिर मैं वो काम नहीं करता था, मेरा तो काम जल्दी होता था, फ्री टाइम होता था तो फ्री टाइम में मैं करता था। आप चाहते हो कि मैं नहीं करूँ तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो बॉस तो चिढ़ा हुआ ही था, तो उसने बोला ठीक है आगे से ध्यान रखो, ये करो वो करो। और फिर डायरेक्टर चले गए, फिर वो वीपी जो था फिर भी चिढ़ा हुआ था मेरे पे, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों के अंदर मिस्टेक्स निकालना, इधर उधर वो करना। फिर मैंने योग का प्रयोग किया, मैंने बोला कि भाई चलो यही बाबा ने एक चैलेंज रखा है। तो उस समय मैं थोड़ा सा शाम को एक 10-15 मिनट का चाय के हिसाब से ब्रेक निकाल के जाता था, और गार्डन में मस्त वो मैनेजर को सकाश देता था, बाबा से किरणें लेता था, उसको देता था। एक हफ्ता हुआ नहीं रहेगा कि मैंने उसको वो भाई को सकाश दिया होगा। और फिर मैंने देखा कि एक हफ्ते बाद में तुरंत उनका एटीट्यूड हमारे प्रति चेंज हो गया। और इतना चेंज हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी कुछ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बिलियंस के अंदर आवाज बंद हो गई। हाँ, उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आ जाएगा। अंधेरे चलेंगे उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ओम शांति। Thank you. सॉरी, अनुभव की तो गाथा बहुत है, लेकिन मुझे लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गया मेरे यहाँ से। लेकिन जी अभी मैं समझता हूँ रात भी हो गई होगी। तो कहने का भाव ये, मैं जस्ट 2 मिनट में समराइज करता हूँ अपने बात को शॉर्ट करके, कि बाबा को जब भी हम साथी बनाते हैं और ज्ञान को जब भी यूज करते हैं हमारे जीवन में, तो चाहे वह हमारी लौकिक पढ़ाई हो, परिवार की हो, बात है ना, कि मुझे उस टाइम पे भी बहुत चैलेंज आया था। जब शादी की बात हुई थी, कुमार जीवन है तो पेरेंट्स का, सभी फैमिली मेंबर से कहना था भाई आपको तो वैसे ही नहीं दिखता है, आप बुढ़ापे में क्या करोगे, शादी कर लो, कोई ना कोई तो आपको हेल्प करेगा। तो वो भी एक अलग दास्ता है। वो भी बहुत अलग पेपर्स आते हैं हर किसी के जीवन में, पवित्रता से रिलेटेड। ऑफिस के अंदर के कई पेपर्स आते हैं, परिवार से भी कभी पेपर्स आते हैं यज्ञ के अंदर। लेकिन कहने का भाव ये है कि मैंने कुछ सिद्धांत अपने जीवन में रखा है, एक 5-6 चीजों में अपने पे फोकस करता हूँ। एक तो कभी बाबा की मुरली मिस नहीं करता हूँ, रेगुलरली सेंटर जाता हूँ। सेकेंड, बाबा को मैं हमेशा एक चीज बोल के रखता हूँ, बाबा मुझे आप कितनी भी सेवा दो, लेकिन कभी भी मुझे देहभान नहीं है, अहंकार नहीं है किसी भी चीज का। बाबा ने बहुत सेवा में इन्वॉल्व किया है, नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स प्लान करने के लिए। और होता है कभी कभी हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा अहम भाव, थोड़ा सा खुद के अंदर होता है ना एक, कि भाई मैं ये भी चीजें कर रहा हूँ, तो सूक्ष्म रूप में भी चांस हो जाता है कि अभिमान आने का। लेकिन मैं बाबा को हमेशा ये बोल के रहता हूँ, बाबा मुझे कोई सेवा नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे 1% भी देह अभिमान, अहंकार किसी भी चीज का आना नहीं चाहिए। तीसरा, मैं अपने जीवन में लक्ष्य रखा हो कि भाई बाबा को हमेशा साथ रखना, बाबा को हमेशा यूज करना। चौथा, मैंने लक्ष्य रखा है अपने जीवन में हाजी का पाठ, बड़े जो भी बताए, जैसा ही बताए हाँ जी। अगर कोई चैलेंज है तो उन्हें बताए, लेकिन किसी भी चीज सेवा में डिस इंटरेस्ट नहीं आता है तो ना नहीं करे, बाबा अपने आप सिखा देता है। और फिफ्थ, मैंने अपने जीवन में एक असूल बनाकर रखा है कि हमेशा सीखने की उम्मीद रखना, आगे बढ़ने की उम्मीद रखना, और सीखने की
कभी कोई एज नहीं होती है। आज के समय में भी सीख सकते, कोई बुढ़ापे में भी सीख सकते, कोई छोटों से भी सीख सकते। तो सीखने की मैं हमेशा उम्मीद रखता हूँ। तो ऐसे 4-5 चीजें मैंने अपने जीवन में उसूल बना के रखे हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चांस दिया आपके सामने आने का और कुछ अनुभव के शब्द शेयर करने का। ओम शांति। बाकी क्या कहूँ, मन भर आया, लेकिन मन किससे भर आया? खुशी से भर आया आपकी बातों को सुनकर। पूरे समाज के लिए, सिर्फ मैं बाबा के बच्चों की बात, ब्राह्मण आत्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए आप एक उदाहरण है। आपने जो भी आपकी एक डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम किया है, और एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है, फिजिकली नॉर्मल, वो जो अचीव नहीं कर पाता है, वो आपने अचीव कर लिया है। कितनी सारी पढ़ाई, लेकिन आप किताबी कीड़े भी नहीं रहे। आपने संगीत कला में भी इतना ही कुछ किया। आपने साथ साथ फोटोशॉप की बात की, कोरल ड्रॉ की भी बात की। सो आई एम वंडरिंग कि आपने फोटोशॉप भी कर लिया है, आप सेवाएं भी इतनी करते हैं, कोरल ड्रॉ भी आप जानते हैं। मुझे तो फ्लायर बनाना होता है तो किसी का सहयोग लेना पड़ता है। आज मैं कहूँगा, मुझे तो अपने पर शर्म आ रही है कि आपने क्या कुछ किया है, क्या कुछ पाया है। और मूल जो आपके पास विद्या है, ये भाई और बहनों सीखनी है, भगवान को कैसे यूज किया जाए। संगम युग में भगवान हम बच्चों के लिए आया है, और हम बच्चों को उसको यूज करने की कला आनी चाहिए। वो तो प्यार से बंधा हुआ है। और कैसे प्रफुल्ल भाई ने प्यार से शिव बाबा को बांध के रखा है, और कैसे शिव बाबा आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। ये कहानी जो आपने सुनी, इससे मुझे यकीन हो रहा है कि आप सबको ये प्रेरणा मिलेगी। और जीवन में ऐसी कोई घड़ी आ जाए, ऐसा कोई पल आ जाए, तो डिमोटिवेट नहीं होंगे। कोई भी सिचुएशन हो तो किस तरह से इसको ओवरकम करना है, ये आज के 1 घंटे में हमारे मीठे प्यारे प्रफुल्ल भाई ने हमको सिखा दिया। कितनी सारी कलाओं से, विशेषताओं में आपने निपुणता पाई, और कैसे शिव बाबा के साथ आपका प्यार है, कैसे मुरली के साथ आपका प्यार है। ये सारी बातें सुन करके आज दिल भर आया, खुशी से भर आया है। तो गायत्री बहन, आपका भी बहुत स्वागत भी, तो धन्यवाद भी हम करते हैं। आज आपने एक विशेष रतन से हमें मुलाकात करवाई है, इसलिए आज सारा परिवार आपका भी ऋणी है, आपका धन्यवाद अदा करते हैं। तो प्रफुल्ल भाई, बस आपके जीवन की ये जो बात है कि जीवन से ना हार हो जीने वाले, तो वही गीत मैं आज बजाना चाहूंगा, विशेष करके आपका ये संदेश के रूप में, आपके द्वारा पूरे समाज को जैसे कि ये संदेश है कि जीवन से ना हार हो जीने वाले। और सीए की एग्जाम आपने पास की, वो भी 31st रैंक के आधार से पास की। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति को भी कितने ट्रायल्स देने पड़ते हैं, कहीं तो अधूरा ही छोड़ देते हैं, वो सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन आपने बीकॉम भी किया, एमबीए भी किया, पता नहीं कितनी डिग्रीज आपने हासिल की है। और फिर इसके बावजूद देखे तो प्यारे साथियों, आप देखिए उनके वीडियो में जो नीचे नाम आ रहा है, वहां उन्होंने सीए टाइटल नहीं लगाया है, वहां उन्होंने टाइटल बीके लगाया है। बीके सीए प्रफुल्ल भाई नहीं है, बीके प्रफुल्ल भाई है। ये निरंकारिता की भी निशानी है, क्योंकि वो टाइटल लेके सब घूमते हैं IMCA, लेकिन आपने वो भी हटा के रखा है, वो भी छिपा के रखा है। मैं कितनी न तारीफ करूँ आपकी, शब्द शायद कम पड़ जाते हैं मेरे पास, मैं डिक्शनरी का ज्यादा माहिर नहीं हूँ। लेकिन बस बहुत अंदर से खुशी निकली आज हमें आपसे मिल करके। तो आपका खूब खूब धन्यवाद, और बहुत बहुत मुबारकबादी। आप ऐसे ही सबकी प्रेरणादायी मूर्त बन करके रहे। और सेवा की भी आपने बात कही, तो आपने विंग नहीं, विंग्स की बात की, कई सारे विंग्स की भी। हम तो एक आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवा करते हैं तो लगता है बहुत कर लिया, और आप कितनी ही विंग्स का कुछ करते हैं। तो गजब की विशेष ईश्वरीय शक्तियां हैं आपके पास। और जो बाबा कहता है ना, ड्रामा न्यायकारी है। होगा कोई पूर्व जन्मों का हिसाब, तो आपको थोड़ा ये तकलीफ हुआ, लेकिन ड्रामा ने कितना न्याय किया है, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, यू डिजर्व इट। तो इसकी बहुत बहुत मुबारक है आपको। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं,
और फिर पूरा करेंगे। इंस्ट्रूमेंट में भी मैं आपको कहूँ, देखो वहां भी एक इंस्ट्रूमेंट से पेट नहीं भरा है प्रफुल्ल भाई का, कितने इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैंने फ्लूट सीखी है, मुझे मालूम है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई एक इंस्ट्रूमेंट में भी माहिर आपको होना है तो 7 एग्जाम होती है, विशारद आपको होना है तो, और इन्होंने लंदन की वो एग्जाम को पास किया है। तो ये बहुत विशेष शक्तियां है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आपके पास है, क्योंकि आप परमात्मा से शक्ति लेना भूलते नहीं है। और ये विशेष बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन। ओम और शांति। इनकी निरंकारिता सॉरी, की विशेषता है, एक्चुअली निरंकारिता इनकी विशेषता है। हाँ 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 बिल्कुल, इसीलिए कहा ना मैंने कि BK CA नहीं, सिर्फ BK प्रफुल्ल लिखा हुआ है, पीछे भाई भी नहीं लिखा है, आगे CA भी नहीं लिखा है, सिर्फ BK प्रफुल्ल, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह। तो ये बहुत आप राइट कह रही है, निरहंकारिता। और आप बात भी करते हैं तो कितनी निर्माणता से और निर्मलता से करते हैं। ये नहीं कि मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरी सारी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, इस तरह से नहीं, लेकिन मैं एक छोटी सी बिंदी हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। इस भाव से आप बात कर रहे हैं और दिल की बात दिल तक पहुंचती है। तो बहुत बहुत प्रेरणादायी आज आपका अनुभव रहा, बहुत बहुत मुबारक है। चलिए 2 मिनट हम सब मिल करके बाबा तो की याद। हेलो, हाँ जी। हाँ, तो हो सके तो एक प्रोग्राम आगे बढ़ा सके तो सोचना प्रफुल्ल भाई के पास टाइम हो तो, क्योंकि म्यूजिक तो कुछ सुनना ही पड़ेगा। जरूर। क्या कहते हैं प्रफुल्ल भाई? जी जी कुछ जरूर करते सोचना। हैं। हाँ जी, और मुझे भी सुनना है दोबारा। चलो भाई, फरमाइश आ रही है बहुत सारी। तो प्रफुल्ल भाई, आप तो स्नेह के आधार एक से बार संगीत संध्या अरे रख दीजिए। देखो प्रफुल्ल भाई, आपने भगवान को प्यार से बांधा हुआ है, तो जब भगवान ही बंध जाता है तो आप क्या चीज हो, ठीक है ना? तो आपको तो आना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए भाई, अभी आज तो पूरा करते हैं, फिर जरूर हम प्रफुल्ल भाई को बुलाएंगे और दूसरा सेशन होगा। बहुत सारे खजाना उनके पास और भी है। बाकी आज आपने सबके चेहरे में देख रहा हूँ प्रफुल्ल भाई, तो सबके चेहरे खिले हुए हैं, सब खुश हो रहे हैं आपको सुन करके। सबके बहुत चेहरे प्रफुल्लित है, सबके चेहरे प्रफुल्लित है। वो तो मैंने पहले भी कहा, गायत्री बहन के एकदम प्रफुल्ल रहने वाले, प्रफुल्ल चित्त भी है, तो बहुत अच्छा। तो लेकिन फिर भी एक बात मुझे छेड़नी चाहिए। देखो, इन्होंने, बच्चों ने इनको परेशान किया, बहुत शैतानियां करते हैं दुनिया में, थोड़ी भी कोई बात होती है तो उस तरह से, लेकिन वो फिर भी डीमोटिवेट नहीं हुए। कोई कोई पल आया, लेकिन उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला है, ये हमें बहुत सीखना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक बात मुझे नहीं भूलनी चाहिए, उल्लेख करना चाहिए यहाँ, आपके माता पिता को भी बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता ने भी उस उम्र से आपको बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने भी इस बात को छोड़ नहीं दिया कि मेरा बच्चा एबिलिटी वाला नहीं है, ये करेंगे, उस स्कूल में डालेंगे, लेकिन उन्होंने आपके अंदर और उन्होंने खुद ने अपने आप में विश्वास रखा, ये भी सीखने वाली बात है। तो उनको भी ढेरों बधाइयाँ हम सब की ओर से। ओके, ओम ओके भाई जी, शांति। थैंक यू। ओम शांति तो सभी को। चलिए, आप 2 मिनट सबको बाबा की याद में बिठाए और आपकी प्यारी दृष्टि सबको दीजिए, फिर हम पूरा करेंगे। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान, अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान, मेरे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए,
अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, तो लहरा चल, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। Okay, thank you. Good night. Shabba khair.